Good morning, students. I am Aruna Sandhu, your social science teacher. Today I am teaching you class 8 civics chapter 4 understanding laws. You may be familiar with some laws such as those that specify the age of marriage, the age at which a person can vote, and perhaps even the laws dealing with buying and selling of property. आप लोग जानते होंगे ऐसे लॉज के बारे में, मैरिज की कितनी एज होनी चाहिए, कौन वोट दे सकता है और ख़रीदने बेचने में प्रॉपर्टी में क्या क्या लॉज होते हैं। इन सब के बारे में आप लोग सुनते हैं तो आप इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे। वी नाउ नो दैट द पार्लियामेंट इज़ इन चार्ज ऑफ मेकिंग लॉज। ये हमें पता है कि पार्लियामेंट जो है वो लॉ क्योंकि ये हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था। डू दिस लॉ अप्लाई टू एवरीवन? क्या ये जो लॉज होते हैं वो हर एक पे लागू होते हैं? हाउ डू न्यू लॉज कम इनटू बीइंग? कैसे बनते हैं नए कानून? कुड देयर बी लॉज दैट आर अनपॉपुलर और कंट्रोवर्शियल? क्या ऐसे कुछ लॉज होते हैं जो पॉपुलर नहीं होते या कंट्रोवर्शियल यानी एक दूसरे के विरोधी होते हैं, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट्स करते हैं? वट शुड वी एज सिटीजन्स डू अंडर सच सर्कमस्टेंस? और ऐसे में जब कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट हो लॉज के रिलेटेड तो हमें एज ए सिटीजन, एज ए नागरिक हमें क्या करना चाहिए? ये फ़ोटो दिया हुआ है कि कोई लॉ के अगेंस्ट में जो ये औरतें हैं ये विद्रोह कर अपना विरोध दर्ज करवा रही है, अपनी आवाज़ उठा रही है। नाउ डू लॉज अप्लाई टू ऑल? क्या लॉ जो है वो सब पे लागू होता है? Read the following situation and answer the question that follow. A government official helps his son go into hiding because his son has been given a 10-year jail sentence by a district court for a crime that he has committed. एक गवर्नमेंट ऑफिशियल है जिसके बेटे ने कोई क्राइम किया है और उसके लिए जेल हो सकती है तो वो उसको बचा रहा है। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट ऑफिशियल सेक्शन पर राइट? क्या आप सोचते हैं कि इस गवर्नमेंट ऑफिशियल का जो काम है वो सही है? शुड हिज सन बी एग्जम्प्ट फ्रॉम द लॉज जस्ट बिकॉज हिज फादर इज़ इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली पावरफुल? क्या ऐसा होना चाहिए कि उसके फादर जो है वो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली पावरफुल है इसलिए उसके बेटे को बचाया जाना चाहिए? क्या ऐसा सही है? तो ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है। इसीलिए हमारे क्या है, इक्वलिटी है कि लॉज की जो है सबके लिए इक्वल है, सबके साथ सेम ट्रीट किया जाएगा। द अबोव इज़ ए क्लियर केस ऑफ वायोलेशन ऑफ लॉ as you read in unit 1 member of the constituent assembly were agreed there should be no arbitrary exercise of power in independent India। ये जो ऊपर हमने एग्जाम्पल दिया ये सीधे सीधे कि लॉ का जो वायलेशन किया जा रहा है इसका एग्जाम्पल है। तो हमने चैप्टर यूनिट 1 में पढ़ा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, ये हमारे जो मेंबर्स थे वो एग्रीड थे कि जो हमारे लॉज है, जो पावर है, उसका मनमाना यूज़ नहीं होना चाहिए। दे देयरफॉर इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट वुड एस्टेब्लिश द रूल ऑफ लॉ। इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे प्रोविजंस किए गए हैं ताकि क्या एस्टेब्लिश हो, रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन स्थापित हो। कोई पर्सन पावरफुल नहीं होना चाहिए। पावरफुल कौन होना चाहिए? कानून, लॉ पावरफुल होना चाहिए। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ दीज वॉज दैट ऑल पर्सन इन इंडिपेंडेंट इंडिया आर इक्वल बिफोर द लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है कि जो भी हम सारे पर्सन्स हैं इंडिया में जो रहते हैं, जो सिटीजन्स हैं, वो रूल इक्वल है बिफोर द लॉ। कानून के सामने सभी समान हैं, बराबर है। नाउ द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलीजन, कास्ट और जेंडर। कि जो लॉ कानून है वो किसी तरह का डिस्क्रिमिनेट, भेदभाव नहीं करता। किस बेस पे? रिलीजन, धर्म के बेस पे, कास्ट, जाति के बेस पे, या जेंडर यानी लिंग के बेस पर। यानी कोई अमीर है या गरीब है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है या औरत है या आदमी है, इस बेस से कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। वट द रूल ऑफ लॉ मीन्स इज़ दैट ऑल लॉज अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री एंड नो वन कैन बी अबोव द लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या है कि जो लॉ है वो सभी सिटीजन्स पे इक्वली जो है लागू होगा और किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और कोई भी कानून से ऊपर नहीं होगा। नाइदर ए गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर ए वेल्दी पर्सन नॉर इवन द प्रेसिडेंट ऑफ कंट्री इज़ अबोव द लॉ। कि न तो कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल, न ही कोई अमीर आदमी, और प्रेसिडेंट इंडिया के जो राष्ट्रपति हैं वो भी कानून से ऊपर नहीं है, वो सभी कानून के नीचे हैं। सबको कानून के सामने बराबर जो है ट्रीट किया जाएगा।
Any crime or violation of law has a specific punishment as well as a process through which the guilt of the person has to be established. कि कोई भी कानून का उल्लंघन करता है, कानून को तोड़ता है, तो उसके लिए लॉ जो है वो स्पेसिफिक पनिशमेंट है और उसका प्रोसेस के थ्रू उसको जो दोषी आदमी है उसको पनिश्ड किया जाएगा. बट व्हाट इट ऑलवेज लाइक दिस, क्या हमेशा ऐसा होता है? इन एंशंट इंडिया देर वर इननमरेबल एंड ऑफन ओवरलैपिंग लोकल लॉज. पुराने टाइम में, प्राचीन भारत में बहुत सारे कानून थे, लोकल लॉज थे. डिफरेंट कम्युनिटीज़ एन्जॉयड डिफरेंट डिग्रीज ऑफ ऑटोनॉमी इन एडमिनिस्ट्रेटिंग. अलग अलग कम्युनिटीज़ थी, उनके अलग अलग अधिकार थे एडमिनिस्ट्रेटिंग में. दीज लॉज among their own, in some casts the punishment that two persons received for the same crime varied depending on their caste backgrounds. कुछ कास्ट में क्या था, पनिशमेंट जो था, एक ही अपराध कर रहे हैं पर अगर अलग अलग जाति के लोग हैं, उनका बैकग्राउंड अलग अलग है, तो उनके लिए पनिशमेंट भी अलग अलग होता था. विद लोअर कास्ट बीइंग मोर हार्शली पेनलाइज्ड. जो नीची जाति के लोग होते थे उनको जो पनिशमेंट मिलता था, दंड मिलता था, वो कड़ा मिलता था. दिस स्लोली बिगेन टू चेंज एज दिस सिस्टम ऑफ लॉ बिगेन टू फर्दर इवॉल्व ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड. इस जो सिस्टम था उसमें चेंज आया कॉलोनियल पीरियड में, धीरे धीरे इसमें चेंज आने लगा. इट इज़ ऑफन बिलीव्ड दैट इट वाज द ब्रिटिश कॉलोनिस्ट हु इंट्रोड्यूस द रूल ऑफ लॉ इन इंडिया. ऐसा माना जाता है कि जो ब्रिटिश थे जिन्होंने हमारे यहाँ पे रूल किया था, उन्होंने हमारे यहाँ पे रूल ऑफ लॉ, कानून का शासन स्थापित किया था. हिस्टोरियंस हैव डिस्प्यूटेड दिस क्लेम ऑन सेवरल ग्राउंड्स. पर जो हमारे हिस्टोरियंस हैं वो इसको क्लेम करते हैं कि ऐसा नहीं है, वो उस पर डिस्प्यूट करते हैं. टू ऑफ विच इंक्लूड, फर्स्ट द कॉलोनियल लॉ वाज आर्बिट्री एंड सेकंड दैट द इंडियन नेशनलिस्ट प्लेड ए प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ द लीगल स्फीयर इन ब्रिटिश इंडिया. कि फर्स्ट तो क्यों है थी, जो कॉलोनियल लॉ था वो भी आर्बिट्री यानी मनमाना था, वो उसका मनमाने तरीके से लागू करते थे, इक्वल नहीं था. और दूसरा था कि जो इंडियन नेशनलिस्ट थे उन्होंने भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन लॉज को डेवलप करने में. वन एग्जाम्पल ऑफ द आर्बिट्रीज दैट कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट एज पार्ट ऑफ ब्रिटिश लॉ इज सेडिशन एक्ट ऑफ 1872. जो 1870 जो आपका सेडिशन यानी किसी तरह का कोई रिवोल्ट किया जाता है उसके खिलाफ जो एक्शन लिया जाएगा, उससे रिलेटेड जो लॉ बना था वो ब्रिटिश इंडिया के जो मनमाने कानून बनाने के एक एग्जाम्पल है. द आइडिया ऑफ सेडिशन वाज वेरी ब्रॉडली अंडरस्टूड विद इन दिस एक्ट. एनी पर्सन प्रोटेस्टिंग ऑन क्रिटिसाइजिंग द ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड बी अरेस्टेड विदाउट ड्यू ट्रायल. यानी बिना किसी ट्रायल के अगर कोई व्यक्ति ब्रिटिश इंडिया को क्रिटिसाइज़ कर रहा है या प्रोटेस्ट कर रहा है तो बिना किसी ट्रायल के, बिना किसी कार्रवाई के उसको जेल में डाल दिया जाता था, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था. इंडियन नेशनलिस्ट बिगेन प्रोटेस्टिंग एंड क्रिटिसाइजिंग दिस आर्बिट्री यूज़ ऑफ अथॉरिटी बाय द ब्रिटिश. इसीलिए जो हमारे राष्ट्रवादी थे, जो हमारे देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, उन लोगों ने इस कानून का विरोध किया था. दे ऑल्सो बिगेन फाइटिंग फॉर ग्रेटर इक्वलिटी एंड वांटेड टू चेंज द आइडिया. इसीलिए वो क्या करते थे, इक्वलिटी चाहते थे और चेंज चाहते थे, इसी के लिए वो लड़ रहे थे. ये फ़ोटो दिया हुआ है कि किस तरीके से लोगों को कत्लेआम किया जाता था ब्रिटिश इंडिया में. जलियांवाला बाग का फ़ोटो है ये. A law from a set of rules that they were forced to obey to law as including ideas of justice. लॉ क्या होता, सेट ऑफ रूल्स होता था जिसको फोर्सली ओबे करना होता था. By the end of the 19th century, the Indian legal profession also began emerging and demanded respect in colonial courts. They began to use law to defend the legal rights of Indians. वो Indians के legal rights के लिए defend करना शुरू कर दिया. Indian judge also began to play a greater role in making decisions. जो भारतीय जज थे वो भी decisions लेने लगे, उन्होंने भी important role play किया. Therefore, there were several ways in which Indian played a major role in the evolution of the rule of law during the colonial period. तो Indians का बहुत important रोल रहा है इस rule of law को करने में इंडिया में. With the adoption of the constitution, this document served as the foundation on which our representative began making laws for the country. जो हमारा constitution है वो नींव है, foundation है, जिसके बेस पे Every year, our representatives pass several new laws as well as amend existing ones. हर साल हमारे जो representatives हैं वो कई कानून पास करते हैं और कई जो पहले से कानून चल रहे हैं उनमें सुधार करते हैं.
In your class 6th books, you read about the Hindu Succession Amendment Act 2005. छठी क्लास में आपने पढ़ा था हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जो था 2005, जिसमें सुधार किया गया था। क्या किया गया था उसमें सुधार? अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ, सन्स, डॉटर्स एंड देयर मदर्स कैन गेट इक्वल शेयर ऑफ फैमिली प्रॉपर्टी। इस कानून के अकॉर्डिंग बेटियाँ और उनकी जो मदर है वो जो फैमिली की प्रॉपर्टी है उसमें बराबर का शेयर ले सकती है। सिमिलरली न्यू लॉज हैव बीन एनेक्टेड टू कंट्रोल पॉल्यूशन एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट। इसी तरीके से नए कानून बने हैं पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए और एम्प्लॉयमेंट देने के लिए। हाउ डू पीपल कम टू थिंक एंड प्रपोज दैट ए न्यू लॉ इज़ नेसेसरी। कैसे लोगों को पता चलता है कि नया कानून ज़रूरी है और कैसे उसके लिए प्रपोज करते हैं? यू विल रीड मोर अबाउट दिस इन द न्यू सेक्शन। ये आप न्यू सेक्शन में पढ़ेंगे। कल हम इस चैप्टर का नेक्स्ट पोर्शन पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको मैं अलग से टिप में दूँगी। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।